गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम सामान्य प्रस्ताव लेखन के मुख्य बिंदुओं को देख चुके हैं। आज हम चित्रलेखन एवं कहानी लेखन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आईसीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को एक मुहावरा, लोकोक्ति या सूक्ति दी जाती है और उस पर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह प्रश्न जो है लगभग प्रतिवर्ष आता है। तो कहानी लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह हम देखते हैं। कहानी के मुख्य तत्व: कथानक, घटना या मनोभाव, पात्र, घटना से संबंधित व्यक्ति, संवाद, पात्रों की बातचीत, शैली, कहानी लिखने का तरीका। सबसे पहले दिए गई लोकोक्ति या मुहावरे को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके पीछे हुए छुपे हुए भाव को और अर्थ को समझना है। देखिए, आवश्यक घटना का ही हमको विस्तार करना है। कहानी को बढ़ाने की दृष्टि से, बढ़ाने के उद्देश्य से अनावश्यक घटनाओं का विस्तार बिल्कुल भी नहीं करना है। कहानी का जो प्रारंभ है और जो अंत है दोनों ही प्रभावी होना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। जो भी संवाद, डायलॉग हो वो छोटे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और उनकी पुनरावृत्ति यानी कि बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है उसको समझना है, उसके अर्थ को समझना है और उसके अर्थ को ही आपको केंद्र में रखना है। उससे संबंधित कहानी ही आपको लिखना है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा सजीव होना चाहिए। अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग करके प्रभाव डालने की कोशिश हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहानी ऐसी होना चाहिए जो मतलब समझ में आ जाए। बहुत कठिन, जटिल शब्दों का प्रयोग कहानी में हमें नहीं करना चाहिए। कहानी लिखने से पहले आपको कहानी का एक रेखा चित्र अपने मस्तिष्क में बना लेना चाहिए। तत्पश्चात ही कथा वस्तु, संवाद, पात्र तथा उनका चरित्र सूक्ष्म ढंग से करना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन एक कला है और अभ्यास के द्वारा ही इसमें कौशल प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको जब भी समय मिले आप कोई भी लोकोक्ति या मुहावरा लीजिए और उस पर कहानी लिखने का प्रयास करिए। एक प्रश्न चित्रलेखन से संबंधित भी आता है। चित्र को ध्यान से देखकर उसका सूक्ष्म अध्ययन कर आप उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या फिर उससे संबंधित कोई कहानी लिख सकते हैं। तो जब कोई चित्र आता है तो हमें किन बातों का ध्यान करके अपना लेखन कार्य करना है, हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और संकेतों को, भाव को सूक्ष्म अध्ययन करके ग्रहण करना है। चित्र को देखकर जो भी आपके मन में भाव आते हैं उनको आपको व्यक्त करना है। इस प्रश्न को हल करते समय आप अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि कल्पना में बहते हुए मूल चित्र एवं उसकी घटना से पृथक अलग न हो जाए। यदि चित्र के आधार पर आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानी का सीधा संबंध चित्र से हो तथा चित्र से क्या संदेश अथवा प्रेरणा प्राप्त होती है इसका संकेत भी अवश्य दें।
देखिए, आपको सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है और उसको समझने का प्रयास करना है कि यह किससे संबंधित है, यह चित्र किससे संबंधित है, किसी घटना से, किसी पर्व से, किसी उत्सव से, किसी सामाजिक समस्या से, किससे उसका संबंध है। और चित्र को ध्यान से देखने के बाद जो भी पहलू उभर कर आता है, आपको उसके बारे में और विचार करना है कि वह किस कारण से है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या समस्या है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आदि बातों पर आपको विचार करना है और अपने विचारों को सारगर्भित रूप से, व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध उस चित्र से होना चाहिए। आप उस चित्र से संबंधित कोई कहानी भी लिख सकते हैं, कोई भी कहानी को उस चित्र से जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि कहानी और चित्र अलग अलग ना हो जाए, उनका दोनों में संबंध होना अति आवश्यक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। परीक्षा में चित्र एवं कहानी लेखन संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भाव ग्रहण का सीधा अर्थ है दिए गए आपठित गद्य का आशय समझते हुए उसके मूल भाव को ग्रहण करना। आपठित गद्यांश, प्रश्न पत्र का जो प्रश्न नंबर 3 होता है उसमें आपठित गद्यांश दिया जाता है। यह गद्यांश लगभग 250 शब्द का दिया जाता है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें प्रायः 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर गद्यांश में छिपा हुआ रहता है, लेकिन आपको ऐसा का ऐसे, जिस तरह से गद्यांश में जिस तरह का वाक्य दिया है वैसा का वैसा ही उत्तर में नहीं लिखना है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। जिस प्रश्न का भी उत्तर आप दे रहे हैं उसे गद्यांश में से ढूंढिए, लेकिन अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उसे आपको लिखना है। कभी कभी गद्यांश के प्रश्नों में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कभी कभी शीर्षक भी पूछा जा सकता है। जब आप शीर्षक का चुनाव करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो शीर्षक आप चुनने जा रहे हैं वह कम से कम शब्दों का हो और ऐसा शीर्षक चुने जिसे पढ़कर हमें मालूम पड़ जाए कि इस गद्यांश में किसके बारे में, किस विषय से संबंधित बातें कही जा रही हैं। गद्य खंड को कम से कम 3 बार धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश में जो कठिन शब्द आए हों उन्हें बार बार पढ़कर उनका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि अर्थ समझ में फिर भी ना आ रहा हो तो पूरा वाक्य को पढ़ें और उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद गद्यांश के मूल भाव को समझ लेना चाहिए कि उसमें मुख्यतः कौन सी बात कही गई है। आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि गद्य खंड के मूल भाव में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप चाहे गद्य में दी गई बातों से असहमत हो, लेकिन फिर भी आप गद्य के मूल भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए अपने शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड से सीधे सीधे उतार लेने पर 3/4 अंक ही आपको मिलेंगे, इसलिए आपको हर प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। यदि गद्य खंड का शीर्षक लिखने के लिए कहा गया हो तो शीर्षक अत्यंत छोटा होना चाहिए तथा उससे गद्य का मूल भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय अपनी ओर से अनावश्यक शब्दों का, उदाहरणों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए।
भाव ग्रहण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आपकी पुस्तक में अपठित गद्यांश, उनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। आप उनका रोज अध्ययन कीजिए। साथ ही आपकी पुस्तक में अभ्यास के लिए भी कई गद्य दिए गए हैं, तो आप उनको हल करने का, उनके उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करिए।